जीवन वृत्तांत या चरित्र। उत्तर गुप्तकालीन इतिहास लेखन 3 प्रकार का है: चरित्र, प्रशस्ति और वंशावलियाँ। इस तरह के इतिहास लेखन को हमेशा से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये सब अनुष्ठान ग्रंथों में अंतर्निहित नहीं थे। चरित्र ऐतिहासिक जीवन वृत्तांत थे। चरित्र शब्द का शाब्दिक अर्थ चलायमान करना, जाना है, जो व्यक्ति की गतिविधियों से संबंधित है। ये मुख्य रूप से काव्य के रूप में लिखे गए थे और इतिहास के पुनर्निर्माण के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय बाणभट्ट की हर्षचरित है। हर्षचरित में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन द्वारा राजकीय सत्ता हासिल करने के उनके प्रयासों और उनके शासनकाल के बारे में विस्तृत उल्लेख है। चरित्र व्यक्तियों की आधिकारिक गतिविधियों से संबंधित है। रोमिला थापर के अनुसार ऐतिहासिक लेखन की एक नई परंपरा ऐतिहासिक चेतना को व्यक्त करती है, क्योंकि यह एक विशेष व्यक्ति के कार्यों से संबंधित है और उसके कारण और उद्देश्य को इंगित करती है और उन्हें समय और स्थान में रेखांकित करती है। चरित्र का विषय ऐतिहासिक रूप से ज्ञात है और इसमें कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि चरित्र महत्वपूर्ण इतिहास लेखन का एक प्रकार नहीं था तथा साहित्य के रूप में अधिक प्रचलित था, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ऐतिहासिक संदर्भ, जिसे जीवनी, आधिकारिक शिलालेख और राजवंशीय कालक्रम या एक क्षेत्रों के कालक्रम की रचना की गई थी, पहली मध्य सहस्राब्दी CE से भिन्न था। इस समय राजनीतिक परिदृश्य पर बड़ी संख्या में राजनीतिक शक्तियां उभर रही थी। नए दरबारों को योग्य दरबारी कवियों की आवश्यकता थी जो उनके जीवन वृत्तांत लिख सके, राजवंश को वैधता प्रदान करे और राजाओं की गतिविधियों को प्रचारित करे। दरबारी संस्कृति भी पूर्व गुप्तकाल से भिन्न थी। इतिहासकारों का मानना है कि पहले की दरबारों की अनौपचारिक भाषा और शैली की तुलना में 7वीं शताब्दी के बाद के दरबारी संस्कृति में शासकों को अधिक प्राधान्यता दी गई है। चरित्र साहित्य में व्यक्ति की अहमियत भक्ति संप्रदायों के विकास के कारण रही हो सकती है, जहां उसके व्यक्तिगत कार्यों से जीवन का मूल्यांकन किया जाता था। पहली सहस्राब्दी के अंत में जीवन लेखन की परंपरा खूब प्रचलित हुई। पूर्व लिखित आत्मकथाओं को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता था। जीवन वृत्तांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थिति में हुए परिवर्तनों को दर्शाते हैं। यह वह समय था जब पुराणों का सांप्रदायिक पूजा के रूप में प्रचलन बढ़ रहा था। पुराणों में उत्तर मध्य प्रथम सहस्राब्दी में राजवंशीय सूचियों की जानकारी नहीं है। चरित्र और शिलालेख इस कमी की भरपाई करते हैं। एक महत्वपूर्ण जीवनी रामचरित्र है, जिसे 12वीं शताब्दी की शुरुआत में संध्याकरण नंदिन ने लिखा था। यह पूर्वी भारत के पाल शासनकाल, विशेष रूप से राजा रामपाल पर केंद्रित है। यह हमें रामपाल द्वारा कैवर्तों से पाल शासन के प्रमुख स्थल वरेंद्री एक क्षेत्र को अपनी हुकूमत में वापस हासिल करने जैसी राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। यह पाठ हमें भारतीय इतिहास के पहले किसान विद्रोह की समीक्षात्मक जानकारी देता है। कैवर्त सामंत थे जिन्होंने पालों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह पाठ रामपाल के उत्तराधिकारी मदनपाल के शासनकाल में रचा गया था।
इसमें न केवल विद्रोह बल्कि रामपाल की स्वैच्छिक मृत्यु तक का जीवन वृत्त भी दर्ज है। यह चरित्र समकालीन घटनाओं के बारे में नहीं बल्कि इसमें मदन पाल के पूर्ववर्ती रामपाल के शासन के दौरान हुई कुछ घटनाओं का भी उल्लेख है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे रामपाल के बड़े भाई महिपाल ने अपने छोटे भाइयों के खिलाफ साजिश रचने के संदेह पर उन्हें कैद कर लिया था। उनके एक क्षेत्र वरेंद्री पर कैवर्तों ने कब्जा कर लिया था, जो दिव्य और बाद में भीम के नेतृत्व में उनके खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए थे। पराजित होने के पश्चात राजा भाग खड़ा होता है और राज सिंहासन पर उसका छोटा भाई रामपाल कब्जा कर लेता है। यह घटना ज्येष्ठाधिकार के कानून को चुनौती देता है, इसलिए एक चरित्र की जरूरत पड़ी ताकि वह अपने परिग्रहण को सही ठहरा सके। यह जीवनी लेखन के कार्य को भी पूरा करता है, जिसमें अधिकार और वैधता पर जोर दिया गया है तथा शाही महत्वाकांक्षा का समर्थन किया गया है। इस मामले में यह बड़े भाई की अयोग्यता को दर्शाता है। यद्यपि विद्रोह के बारे में अनिश्चितता है कि यह कुछ ही सामंतों या किसानों के द्वारा किया गया था, फिर भी यह एक ऐसी घटना थी जो हमें विद्रोह के दमन के संगठन की जटिल प्रक्रिया में एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो अन्यथा आगामी नहीं है। थापड़ 2013। पाल नरेश ने वरेंद्री पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया तथा यह चरित्र उनके इस कब्जे को वैध ठहराता है। यह हमें रामपाल के वाराणसी के गढ़वाल, ओडिशा के पूर्वी गंगा, दक्कन के कर्नाटका और दक्षिण भारत के चोल के विरुद्ध अभियानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। धर्मपाल को कन्याकुब्ज, कन्नौज, जो कि प्रथम सहस्त्राब्दी सी के उत्तरार्ध में पाल, राष्ट्रकूट एवं प्रतिहारों के बीच संघर्ष का केंद्र बिंदु था, का राजा भी माना जाता है। आगे कहा गया है कि धर्मपाल के शासन को भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गांधार, किरा और पांचाल नरेशों ने स्वीकार किया था। ये पूर्व के शासक थे, इसलिए यह सूची पहले के इतिहास को उद्घाटित कर रही है। रामचरित्र जैसे चरित्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुए क्योंकि इसमें राजा के सामने अपने अधीनस्थों के साथ राजनीतिक संबंध में बदलाव को स्पष्ट किया है, खासकर वहाँ जहाँ विपक्ष की राजनीति को दृश्यमान किया जाता है। पुराणों के वंशानुचित खंड में उन राजाओं को जिन्हें अनुचित तरीके से चित्रित किया गया है, इस तथ्य के कारण कि कई नए उभरते हुए राजा गैर ब्राह्मणवादी संप्रदायों के रक्षक थे, चरित्र में जगह दी गई है। पद्मगुप्त की नवसंकार रीता एक अर्ध ऐतिहासिक कार्य है, जिसमें मालवा के राजा सिंधुराज एवं नवसंहर्ष द्वारा शशि प्रभा नामक राजकुमारी से प्रणय निवेदन संबंधी शादी की दास्तां है। बिल्हन की कीर्ति विक्रमण देव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठे के बारे में बड़े ही प्रशंसनीय ढंग से वर्णन किया गया है। हेमचंद की कुमार पाल चरित्र संस्कृत और प्राकृत में नामक पुस्तक अनहिलवाड़ा राजा कुमारपाल की कहानी के साथ व्याकरण नियमों को उद्धृत करती है।
वंशावली और जीवन चरित्र प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्रोत है। तो इसमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में अध्ययन करना है जो दिया गया है शिलालेख। शिलालेख से आता है प्रारंभिक भारत में कई प्रकार के शिलालेख होते थे। शाही फरमान, मन्नत पूरा होने पर उपहार भेंट को दर्शाता शिलालेख को हम शाही फरमान कहते हैं। संक्षिप्त जीवन वृत्तांत शिलालेख, शासकों की प्रशंसा में उत्कीर्ण शिलालेख, विशेष घटनाओं के अभिलेख, भूमि पर अधिकारों और इस तरह के दायित्वों से संबंधित कानूनी दस्तावेज आदि। ऐतिहासिक डेटा की ये सभी श्रेणियां ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। एक मूल ग्रंथ के संदर्भ में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे लेखक कौन है, ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, कौन है अभिप्रेत लक्षित दर्शक, भाषा इतिहास को कैसे दर्शाती है। भाषा में परिवर्तन की स्थिति में उचित भाषा के चुनाव का आधार क्या है। ऐसे ही प्रश्न शिलालेखों के संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के दर्शकों को ध्यान में रख कर के अलग अलग तरह के ऐतिहासिक स्रोत हैं। शिलालेख शाही दरबार और अन्य समकालीन दरबारों के व्यक्तियों मसलन प्रशासन से संबंधित अधिकारी, भूमि अनुदान के संदर्भ में उल्लेखित धार्मिक संप्रदाय और अनुदान के संदर्भ में स्थानीय समुदाय के लिए विशेष अर्थ रखते थे। शिलालेखों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मंदिर की दीवारों या तांबे की प्लेटों के ऊपर उकेरा गया था। ये तांबे की प्लेटें एक परिवार की संपत्ति बन गई तथा इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हुआ। शिलालेखों को आमतौर पर बाद के लेखकों के द्वारा विचार विमर्श के प्रयोग में लाया गया तथा भाट भी इसे उपयोग करते थे। ये शिलालेख आम जनों के लिए थे और इसलिए इसकी चर्चा अभिजात वर्ग मसलन सामंत, श्रेष्ठगण, कायस्थ, ब्राह्मण आदि के द्वारा की जाती थी। 7वीं शताब्दी के बाद के कई शिलालेख महत्वपूर्ण हुए क्योंकि ये एक राजवंश के कालानुक्रमिक इतिहास के बारे में घटना सहित जानकारी देते हैं। शिलालेख में राजाओं की प्रशस्ति होती है जो कि राजवंश के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देती है। यह राजाओं और उसकी उपलब्धियों के आख्यान स्तवन के रूप में है। शुरू में यह स्तवन राजा के बारे में है, लेकिन जल्द ही इनमें उनके वंश को भी शामिल किया गया। यह प्रशस्ति में राजा की पदवी उपाधि में परिवर्तन को अभिलिखित किया जाता है। तो यह इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पल के रूप में याद किया जाता है। इस प्रशस्ति से राजा के धार्मिक जुड़ाव, राजवंशीय इतिहास के अद्यतन विवरण, महत्वपूर्ण राजाओं के वंशजों और बहुत कुछ के बारे में जानकारी मिलती है। ये शिलालेख हमें अनुदानकर्ता की पहचान, उपहार की प्रकृति मसलन भूमि या भूमि का राजस्व, भूमि का विस्तार क्षेत्र जिसमें छोटा भूभाग से लेकर कई गांव हो सकते हैं, अनुदानकर्ता की धार्मिक संबद्धता, पूर्वानुसार बौद्ध मठ या ब्राह्मण हो सकते हैं, इसके बारे में पता चलता है। अनुदानों को दर्शाने वाले शिलालेख की नई विशेषता केवल अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को चिन्हित करना ही नहीं, बल्कि यज्ञ से दान की ओर का बदलाव, बलिदान की रस्म से उपहार देने तथा दान देने और लेने वाले वैधता को प्रदान करना भी है। अब भूमि धन को चल संपत्ति नहीं, जैसा कि पहली सहस्त्राब्दी BC में
गायों और सोने को उपहार गायों या सोने को उपहार को माना जाता था, बल्कि अचल संपत्ति की श्रेणी में रखा गया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने से वे भूमि के मालिक बने तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ब्राह्मण राजा द्वारा अनुदान में दी गई भूमि पर बसे। उन्हें ब्राह्मणवादी परंपराओं की शुरुआत की। इसमें राजसत्ता की स्वीकृति को बढ़ावा दिया। पूर्व गुप्त काल से उत्तर गुप्त काल के दौरान राज्यों की आर्थिक संरचना में विशिष्ट परिवर्तन हुआ, जिसे इस अवधि के शिलालेखों के परिणामी परिवर्तन के रूप में देखा। ऐतिहासिक स्रोत देखा जा सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। 6ठी शताब्दी सीई से इन शिलालेखों में महत्वपूर्ण आधिकारिक बयान एवं घटनाओं को अभिलिखित किया जाता था। अधिकतर ये अनुदान ब्राह्मणों, धार्मिक प्रतिष्ठानों, शिक्षालयों या व्यक्तियों को भूमि के रूप में प्रदान किए जाते थे। आधिकारिक शाही शिलालेखों राजकीयम में शासन, जयपत्रम, कानूनी निर्णय, आज्ञापत्रम या आदेश, प्रज्ञापनम, उद्घोषणा जैसी श्रेणियां शामिल की गई थी। ये निर्देश भावी राजाओं के लिए जरूरी थे और शाही निगरानी में रखे जाते थे। कई शिलालेखों में तो प्रमाणीकरण के उद्देश्य से शाही मुहर भी लगी थी। शिलालेखों से बयान जारी करने वाले व्यक्ति की वंशावली, इसका उद्देश्य और एक सटीक तारीख के बारे में पता चलता है। पूर्व गुप्तकालीन शिलालेख प्राकृत में लिखे गए थे, लेकिन बाद में इसे संस्कृत में लिखा जाने लगा। उत्तर गुप्त काल में संस्कृत जन सामान्य की भाषा बन गई। प्राकृत एक समावेशी प्रकृति की भाषा थी, जिसकी पैठ सभी जातियों और समुदाय में थी, जबकि संस्कृत केवल उच्च जाति ब्राह्मणों की एक भाषा के रूप में पहचान मिली। दूसरी सहस्राब्दी तक शिलालेखों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन शुरू हो गया था। हालांकि प्रशस्ति संस्कृत में ही जारी होती रही। संस्कृत का व्यापक रूप से उपयोग प्रशासकों, चुनिंदा धार्मिक संप्रदायों, दार्शनिक और साहित्यकारों द्वारा किया जाता था। प्रारंभिक मध्ययुगीन शिलालेख उन विषयों के बारे में उपयोगी जानकारी देते हैं जो इस अवधि में बहस के प्रमुख केंद्रीय मुद्दे थे। भूमि अनुदान, जो गुप्त काल के बाद से बहुत प्रचलित हुआ, आर्थिक पुनर्निर्माण तथा समाज, शिल्पकारों और शिल्प की स्थिति, फसलों, सामंतों, भूस्वामियों, राजाओं और रानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए। वास्तव में प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य का गठन, तीसरा शहरीकरण, सामंतवाद, महिलाओं की स्थिति आदि पर बहस के लिए आवश्यक जानकारी इन शिलालेखों से ही प्राप्त हुई थी। पुराणों में गुप्तों के बाद की वंशानुगत जानकारी नहीं मिलती। इन संबंध में शिलालेख उस शून्य को भरते हैं और राजवंशों के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। शाही शिलालेख, जो इस अवधि में सामान्य है, न केवल शासन से संबंधित जानकारी बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं को भी अभिलिखित करते हैं। इस अवधि में शिलालेखों का एक अध्ययन हमें कई बिंदुओं के बारे में बताता है। पूर्व गुप्त शिलालेखों से सामान्यतः वेतन के बदले भूमि से राजस्व के अनुदान संबंधी जानकारी मिलती है, लेकिन बाद में भूमि अनुदान को शाश्वत सदा के लिए बना दिया गया।
तथा दान प्राप्तकर्ता द्वारा भूमि पर दावा किया जाने लगा। दान प्राप्तकर्ता ब्राह्मण बहुत धनी और शक्तिशाली हो गए। वे पुराणों के वंशानुचरित के अपने ज्ञान के आधार पर वंशावली के निर्माण के कार्य में संलग्न थे और यह कृषि प्रसार से सिद्ध होती है, जो चावल की खेती के बारे में संस्कृत की नियम पुस्तिका थी। भूमि के पर्याप्त अनुदान से छोटे राज्यों और रियासतों के निर्माण की नींव पड़ी। इसका उदाहरण 475 सी में जारी महाराजा हस्तिन के खोह ताम्रपत्र शिलालेख तथा बाद में 529 सी में सख्त शोभा शिलालेख हैं। अनुदान में 18 वन राज्य शामिल थे। इस प्रकार दान प्राप्तकर्ता स्वयं को एक अर्ध स्वायत्त शासक के रूप में स्थापित करने में सक्षम बना, जिसके अपने सामंत थे। यह एक और उदाहरण है कि कैसे राज्यों व साम्राज्यों ने जंगलों का अतिक्रमण किया और उन्हें खेती के लिए तैयार किया। उन्होंने वनवासियों को कृषक बनने के लिए विवश किया या फिर अपनी जमीन पर खेती करने के लिए हेतु अन्यत्र से जमीन पर बसाया। इस प्रकार अनुदानकर्ता को राजस्व का एक स्रोत प्राप्त हुआ। कई अनुदान खेतीहर भूमि के थे या यहाँ तक कि गांव भी थे, जो अनुदानकर्ता के लिए आय का एक तत्काल स्रोत था। इन शिलालेखों का उपयोग आधुनिक विद्वानों ने भारतीय इतिहास के एक नए कालखंड के निर्माण हेतु किया है, जो कि पूर्व अवधि से उत्तर पहली सहस्राब्दी सी को अलग करता है। अब हम इसे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि कैसे अभिलेखों का उपयोग कर चंदेल जैसे प्रारंभिक मध्ययुगीन राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण में किया गया है। चंदेल का शासन मध्य भारत में 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा। उनके शिलालेख हमें मध्ययुगीन काल में क्रमिक राज्य गठन की प्रक्रिया के पुनर्निर्माण संबंधी जानकारी मिलती है। चंदेल साम्राज्य प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राज्यों की परिधि के क्षेत्र में उभरा। वे शुरू में अपने पड़ोसी प्रतिहारों और कलचुड़ी चेंदी सामंत थे। शिलालेखों से चौहानों और उत्तर पश्चिम में गढ़वालों के साथ उनके टकराव और गजनी के महमूद के विरुद्ध अल्पकालीन अभियान की भी जानकारी मिलती है। शिलालेखों के अध्ययन से राज्य के पूर्ण रूप से उभरे हुए पूर्व की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है। हमें चंदेल राजाओं के प्रारंभिक वंश, उसकी संभावित स्थिति और इसे कैसे आंशिक काल्पनिक और कुछ ऐतिहासिक प्रशंसात्मक वंशावली के निर्माण में सुधारा गया, कैसे राजनीतिक गठजोड़ के राज्यों का गठन हुआ, देवताओं, ऋषियों और प्राचीन इतिहासों के द्वारा उत्पत्ति मिथकों का निर्माण व चौहान राजकुमारी के साथ विवाह द्वारा गठबंधन, वो तमाम जानकारी प्रदान करते हैं जिन्हें राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इन सभी से उन तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकी जिनके द्वारा छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया। इन शिलालेखों से हमें कायस्थों के एक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरने के बारे में भी जानकारी मिलती है। वे विभिन्न धार्मिक संप्रदाय को उदारतापूर्ण दिए जाने वाले दान का लेखा जोखा रखते थे, जो संबंधित राजाओं की धन, शक्ति और स्थिति को बयान करता है। मंदिर। उत्तर गुप्त काल में मंदिर निर्माण तेजी से देखी गई। बड़ी संख्या में राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने वाले राज्य अपने सिंहासन पर कब्जे को वैध बनाने के लिए पवित्र स्थान
होने के साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे। चोलों ने विशाल अहाते वाले प्रवेश द्वार, मंडप, हॉल और जल निकायों के साथ विशाल मंदिरों का निर्माण किया। हालांकि निम्न सामाजिक स्थिति वाले लोग भी इस काम में ज़्यादा पीछे नहीं थे। उदाहरण के लिए 9वीं शताब्दी सीई में खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर इसी तरह निर्मित शक्ति तीर्थ शायद उन लोगों के ज़रूरतों को पूरा करता था जो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं थे। गुप्तोत्तर काल के ऐसे बड़े और छोटे मंदिरों की दीवारों पर शिलालेख लगवाए गए। मंदिर के उद्भव के साथ नए राजा धार्मिक क्षेत्र के साथ अपनी लौकिक शक्ति का तालमेल बनाए रखना चाहते थे। मंदिर जितना बड़ा होगा उनके प्रसिद्ध होने की संभावना उतनी अधिक थी। मंदिर जितना प्रसिद्ध होगा इनके संरक्षक राजा को भी उतनी ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मंदिरों का निर्माण बेहतरीन सामग्रियों से हुआ था, जिसके कारण वे लंबी अवधि तक टिकाऊ थी। धार्मिक स्थलों पर मंदिर का उद्भव राज्य के विकास को दर्शाता है और यह स्वतंत्रता और शक्ति के दावे का प्रतीक है। आमतौर पर मंदिरों की उत्पत्ति छोटे स्वरूप में होती थी। शाही परिवार की उत्पत्ति संबंध एक छोटे पंथ से जुड़ा हुआ था, बाद में एक बड़े मंदिर के रूप में उभरा। धीरे धीरे यह कई मंडपों, गुंबजदार इमारतों, गोपुरम, मीनारों आदि के साथ एक विस्तृत संरचना बन गई। मंदिरों का काफ़ी महत्व था क्योंकि एक स्थल को दिनांकित करने में यह सहायक थी। वे वास्तुशिल्प परंपराओं, शाही विचारधारा, हैसियत, राजाओं और उसके स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। यह सब मंदिर की दीवारों पर उकीर्ण शिलालेखों में है, जिसे अनुदानों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। प्रारंभिक मध्यकाल में अधिकांश बस्तियां मंदिर के आसपास विकसित हुई। इस प्रकार मंदिर दिन प्रतिदिन मामले के निपटान का एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरे। यदि कोई व्यक्ति मध्ययुगीन काल में विभिन्न प्रक्रियाओं को समझना चाहता है तो वह धार्मिक, प्रशासनिक, आर्थिक इतिहास के इस स्रोत की उपेक्षा नहीं कर सकता। तीसरा, मौखिक परंपरा एक स्रोत। अभिजात वर्ग के बारे में एक जानकारी का एक और स्रोत है जो औपचारिक पहलू से अलग है। यह बार्डिक कवि भाट परंपरा है। हालांकि यह अब लुप्त होती जा रही है, किंतु विद्वानों का मानना है कि आज भी यह जारी है। यह उस साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है जो निम्न पद व अधीनस्थ नजरिए को दर्शाता है। यह उन लोगों का दृष्टिकोण है जो यदा कदा दरबार की गतिविधियों में भाग लेते हों, किंतु अनिवार्य रूप से दूर ही रहते थे। सामंतों या स्थानीय स्वामियों ने उन भाटों चारण कवि को संरक्षण दिया और उनकी वंशावली और संपत्ति के अधिकारों का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखते थे। दरबार के मुंशी और ब्राह्मण राजगुरु, जिन्होंने शिलालेख और इतिहास, जिन्हें सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता था, को लिखा, वैधता का एक स्वरूप प्रदान करते हैं। भाटों का विवरण दूसरा स्वरूप है। प्रमुख जातियों के परिवारों, पंडों, पुजारियों सह वंशावली विशारद के संरक्षक थे, जो तीर्थ स्थानों जैसे पुष्कर, हरिद्वार में रहने वाले थे। विवाह, बेटे के जन्म या बुजुर्गों की मौत या जब भी कोई विशेषकर संस्कार का कार्य अवसर होता था तो
सपरिवार लोग जाते थे। शिलालेखों के साथ भाटों के आख्यान ऐतिहासिक जागरूकता को विविधता प्रदान करते हैं। भाटों की कविताएं स्थानीय नायकों पर केंद्रित थीं। ये कविताएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें इन्होंने निम्न हैसियत वाले समूहों की धारणाओं को प्रदर्शित किया है। यहाँ चंदरबाई द्वारा चौहान राजपूत पर लिखे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का उदाहरण दिया जा सकता है। वर्तमान स्वरूप का यह महाकाव्य 16वीं या 17वीं शताब्दी में लिखित माना जाता है। हालांकि इसमें 4 शताब्दी पूर्व की घटनाओं का भी उल्लेख है। इसमें चौहानों के बाद के चंदेल राजाओं के साथ हुए संघर्ष के बारे में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि चंदेल काल के शिलालेखों में उक्रेन आधिकारिक इतिहास से अलग है। संघर्ष की गाथा न केवल पृथ्वीराज रासो है बल्कि इस क्षेत्र की अन्य काव्य रचनाएं जैसे कि जगनिक राव की अलसहारों में भी पढ़ने को मिलती है। इस तरह के आख्यान का राज दरबार में आधिकारिक दस्तावेजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन हमारे ज्ञान की रिक्तता को भरता है तथा दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। ये इसका क्वेश्चन आंसर है। ये टोटल मार्क्स इसका 20 मार्क्स का इतना से पूछे जाएंगे। चरित्र साहित्य क्या है? प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में इसका क्या महत्व है? उदाहरण सहित समझाइए। ये 20 मार्क्स के प्रश्न हैं।